द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, किस तरह से हमारा जो इंडिपेंडेंस के टाइम था उस टाइम का जो स्ट्रक्चर था वो ओवरऑल किस तरह से था। अब आगे करते हैं उससे, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमें इंडिपेंडेंस के टाइम पे किस तरह का हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हम लोग इसमें करेंगे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अराउंड 72% ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कितनी? 72% ऑफ जो पॉपुलेशन है हमारे देश की वो किसमें इन्वॉल्व थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में। हम लोग क्या काम कर रहे थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। कितनी पॉपुलेशन? 72% पॉपुलेशन, which shows the importance of that sector in Indian economy। इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें एग्रीकल्चर क्या क्या है, कितना बड़ा रोल था, क्योंकि जो 72% ऑफ द पॉपुलेशन थी वो कहाँ इन्वॉल्व थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन ये क्या है, इसी की हम बोलते हैं किसी भी चीज का क्या है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और नेगेटिव। इसी का क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्या हुआ हमें, कि जो हम क्या बैकवर्ड थे, हम लोग क्या थे, बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड थे। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा वो लो प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, बहुत ही ज्यादा लो थी। प्रोडक्टिविटी लो का क्या मतलब है, जो वीट की प्रोडक्शन थी हमारे यहाँ क्या थी, वीट की प्रोडक्शन 1947 में कितनी थी? 660 केजी पर हेक्टेयर। और अब क्या है, वही जो 1920 के डाटा के हिसाब से 3421। आप क्या है कंपैरिजन कर सकते हैं कितना ज्यादा जो है गैप है। क्या है ये, एक जो 660 है ये कब के टाइम का? 1947 का। कि उस टाइम में जो क्या है, हम बहुत ही बैकवर्ड थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहाँ क्या है इतनी बड़ी पॉपुलेशन पार्ट लेने के बावजूद भी हम लोग क्या नहीं कर पा रहे थे, अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। प्रोडक्टिविटी जो थी हमारी वो क्या थी, बहुत ज्यादा लो थी। इसी तरह से जो राइस है वो क्या है, 665 केजी पर हेक्टेयर, जो कि 2019 और 2022 में कितना था? 2705। तो क्या है, ये बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंस है। तो उस टाइम जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो क्या है, बहुत ही ज्यादा लो थी। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो हमारा क्या था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, लैंड सेटलमेंट सिस्टम था वो भी क्या था, बहुत ही क्या था, कॉम्प्लेक्स था। लैंड सेटलमेंट सिस्टम का क्या मतलब है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, एक यूनिक लैंड सिस्टम जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। वो क्या था? जमींदारी सिस्टम। हमारे यहाँ क्या प्रैक्टिस किया जाता था? जमींदारी सिस्टम। इंडियन एग्रीकल्चर में जमींदारी सिस्टम को हम लोग किस तरह से प्रैक्टिस करते थे? जमींदार। जमींदार कौन है? वन हु इज द ओनर ऑफ अ सोइल, जो क्या है सोइल के ओनर थे। एंड इंटरमीडिएट बिटवीन कॉलोनियल एंड पीजेंट्स, वो क्या थे, या तो जमीन के ओनर जो थे वो क्या थे, जमींदार थे, और यही वो लोग थे जो कॉलोनियल्स और पीजेंट्स के बीच में क्या है, एक इंटरमीडिएट का काम करते थे। ये लोग क्या होते थे? जमींदार होते थे। अब टिलर ऑफ सॉइल का क्या मतलब है? अ पीजेंट एंड लेबरर हु वर्कड ऑन द लैंड ऑफ जमींदार। अब जो टिलर ऑफ सॉइल है वो कौन होंगे? जो जमींदार है उसकी लैंड पे क्या करते थे, एज अ लेबरर या फिर एज अ पीजेंट क्या करते थे, काम करते थे। वो क्या होते थे? टिलर ऑफ सॉइल। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम का क्या मतलब है? इंडिया क्या प्रैक्टिस करता था? जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या होता है, जिसके पास लैंड की ओनरशिप होती थी वो एग्रीकल्चर ना करके वो किसको देता था? लेबरर्स को या फिर पीजेंट्स को, जो क्या करते थे, उन्हें एक फिक्स अमाउंट क्या है, पे करते थे। वो फिक्स अमाउंट किसे पे करते थे? जमींदार को। और जमींदार क्या करता था, उसी फिक्स अमाउंट से कुछ टैक्स किसको पे करता था? ब्रिटिशर्स को, कॉलोनियल्स को। तो ये सिस्टम क्या है, ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम है। इसमें किसका एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा होता है? जो पीजेंट्स होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जमींदार क्या करता था, किसी भी तरह की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में कोई हेल्प नहीं करता था। सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, अपनी जमीन पीजेंट्स को देता था और वो सारा प्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व होते थे। और अगर उन्हें प्रोडक्शन कम भी होता है तो भी क्या है, जमींदार उतना ही अपना जो शेयर है वो मांगता था उन लोगों से। तो इस चीज में किसको एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा हो रहा था? पीजेंट्स का। और फायदा किसको हो रहा था? जमींदार को या फिर कॉलोनियल्स को। तो इस तरह का सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जो क्या है, बहुत ही बैकवर्ड सिस्टम था, जिसकी वजह से हम लोग एग्रीकल्चर में क्या नहीं देख पा रहे थे, ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे। नाउ फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है? कमर्शियलाइजेशन क्या होगा, किसी भी चीज को क्या करना, कमर्शियल कर देना। कमर्शियल मतलब बेचने के लिए उसको बनाना। तो इस तरह की एग्रीकल्चर में हम लोगों को जबरदस्ती इन्वॉल्व करवाया जा रहा था, जिसको क्या कर सके ब्रिटिशर्स, सेल कर सके, जिसको क्या कर सके, वो सेल कर सके। इसका जैसे कमर्शियलाइजेशन मीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम कल्टीवेशन फ्रॉम सेल्फ कंजप्शन टू क्रॉप्स विच यूज्ड टू कम अप विद ब्रिटेन मार्केट नीड्स। क्या है कि जो कल्टीवेशन है, किस तरह का कल्टीवेशन किया जाना चाहिए? सेल्फ कंजप्शन मतलब जो हम खुद यूज कर सके। उस कंजप्शन से हमें किस
क्रॉप की तरफ मूव करवा दिया गया। इस तरह की क्रॉप जो ब्रिटेन की जो मार्केट थी उसकी नीड है। पहले हम कैसा प्रोडक्शन कर रहे थे, सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन का क्या मतलब है, जितनी हमें नीड है उसी तरह का हम लोगों ने प्रोडक्शन किया। लेकिन अब उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, ब्रिटेन की मार्केट जो थी उसके नीड के हिसाब से हम लोगों से क्या करवाया जाने लगा, प्रोडक्शन करवाया जाने लगा। फार्मर्स फोर्स्ड टू प्रोड्यूस इंडिगो। फार्मर से जबरदस्ती क्या प्रोड्यूस करवाया जाने लगा, इंडिगो। इंडिगो उन लोगों से जबरदस्ती प्रोड्यूस करवाया जाने लगा, क्योंकि क्या है, उसकी जो ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसमें क्या थी, बहुत ज्यादा डिमांड थी। ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिगो की डिमांड होने की वजह से हम लोग, हमारे यहाँ के जो फार्मर्स थे उन्हें जबरदस्ती क्या बोला गया कि वो किसकी खेती करें, इंडिगो की। द फार्मर वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इंडिगो। उनसे जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाई गई। और इससे क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। साथ ही साथ हम लोगों से और भी इस तरह के क्या है, प्रोडक्शंस या फिर क्रॉप ऐसी उगवाई गई जो क्या थी, जिसकी जरूरत हमारी मार्केट को ना होके किस मार्केट को थी, ब्रिटेन मार्केट को। तो जो हमारी सेल्फ कंजप्शन की खेती थी उसको किस साइड मूव कर दिया गया, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। उन्हें जबरदस्ती इस तरह से कमर्शियलाइज कर दिया गया कि क्या हो, जो एक्सप्लॉयटेशन है वो फार्मर्स का हो और जो फायदा है वो किन्हें मिले, ब्रिटेन की मार्केट को। नाउ इंडियन एग्रीकल्चर इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। जो इंडिया की क्या है, एग्रीकल्चर है वो बहुत किस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती थी उस टाइम पे, रेनफॉल पे, कि बारिश पे हमारा जो एग्रीकल्चर पूरी तरह से क्या करता था, डिपेंड करता था। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज विच लीड्स एग्रीकल्चर सेक्टर टुवर्ड लो प्रोडक्टिविटी। तो क्या है, जो इरिगेशन सिस्टम है वो भी क्या है, उसमें कोई फैसिलिटीज नहीं थी, बहुत ही लैक था उसमें भी। तो इसी की वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो हमारी एग्रीकल्चर में बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही ज्यादा लो प्रोडक्टिविटी थी, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम नहीं था और रेनफॉल पे हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो डिपेंड करती थी। नो पॉलिसीज वर मेड फॉर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई भी जो पॉलिसीज है वो नहीं बनाई गई थी। Indian form of farming is to produce crops which completes the basic needs of the family, not for a commercialized production। की जिस तरह की हमारी क्या है, एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी, तो हम लोग क्या है, हम बेसिक जो नीड्स की थी, जो फैमिली नीड की क्रॉप थी, हम वो अच्छे से उगा सकते थे। लेकिन कमर्शलाइज्ड कर दिया जाए हमारे प्रोडक्शन को, वैसी हमारी कैपेसिटी नहीं थी। हमारी एग्रीकल्चर इस तरह से नहीं था कि हम लोग क्या कर सके, कमर्शलाइज प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि हम लोग किस पे डिपेंड थे, रेनफॉल पे डिपेंड थे, और इरिगेशन फैसिलिटीज हमारे पास बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। The owner of the soil own most part of the produced but harshly shared the cost of production to a टिलर्स या फिर पीजेंट्स। इसका क्या मतलब है कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट था ना सोइल का, उसकी उस पे किसकी ओनरशिप होती थी, जमींदार की। जो प्रोडक्शन में बिल्कुल भी कोई भी पैसा यूज नहीं करता था, जो भी प्रोडक्शन में कॉस्ट आनी है वो कौन नहीं देता था, जमींदार। उसमें कुछ भी हिस्सा जो है वो नहीं लेता था। सारा जो प्रोडक्शन का खर्चा होता है वो किसको देना पड़ता था, जिसने उस जमीन को किराए पे लिया होता था। और उसको क्या मिलता था, बहुत ही छोटा पार्ट रिटर्न में मिलता था, क्योंकि उसको एक फिक्स अमाउंट किसको देना पड़ता था, जमींदार को। तो इसी तरह जो है ओनर ऑफ द सोइल जो है उसको एक बड़ा पार्ट मिलता था प्रोडक्शन के बाद बेनिफिट का, और जो क्या है पीजेंट्स थे या लेबरर्स थे उन्हें बहुत ही छोटा पार्ट मिलता था। तो इससे क्या होता था, जो टिलर्स है डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट फॉर बेटर प्रोडक्शन। तो उनके पास जब इतना छोटा पार्ट बचता था तो वो आने वाली अगली फसल में बेटर प्रोडक्शन कर पाए, इस तरह के रिसोर्सेज में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं बचता था। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो किस तरह से थी फ्रीडम के टाइम पे, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हमारे यहाँ की बर्थ रेट और डेथ रेट है, उसके बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं, जो हमारे किसी भी देश की जो डेमोग्राफी है वो कैसी है, उसके बर्थ रेट और डेथ रेट से पता चलता है। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया वर नियरली 48 एंड 40 पर 1000। क्या है, जो बर्थ रेट थी वो कितनी थी, 48 पर 1000 एंड 40 पर 1000। दैट शोज दैट बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई। क्या है, जो बर्थ रेट थी और डेथ रेट थी दोनों ही क्या थी, बहुत ज्यादा हाई थी, कि जितनी बर्थ रेट है उतनी ही क्या है डेथ रेट भी है। इससे क्या होता है, ये किस तरफ हमें लीड करती है, पुअर्टी की तरफ। इससे क्या होती है, पुअर्टी आती है डेमोग्राफी में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जो डेथ होती है, क्या है, चिल्ड्रंस की डेथ होती है कितने, बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ की। जब 1000 जिंदा बच्चों पे 1 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की डेथ हुई है, वो क्या होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स अ नेशन विद अ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर।
कि क्या है, जितनी ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगी उससे उसका मतलब क्या होगा कि जो हम किसी भी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज अबाउट 218 पर 1000। जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो कितनी थी, 218, मतलब 1000 बच्चों में से 218 बच्चे क्या है, उनकी डेथ हो जाती थी। और अब ये कितना है, 33 पर 1000। अब कितना है, 1000 पे 33 की 1000 बच्चों के बर्थ पे सिर्फ 33 बच्चे हैं जिनकी डेथ होती है। विच मीन्स पुअर हेल्थ केयर लीड्स टूवर्ड एक्सट्रीम पुअर्टी। मतलब क्या है, अभी हम लोगों ने देखा ना कि ज्यादा मोर्टेलिटी रेट होने का मतलब क्या है, पुअर हेल्थ कंडीशंस। पुअर हेल्थ कंडीशंस का किस इफेक्ट क्या होगा, जो पुअर्टी है हेल्थ केयर ना होने की वजह से, और पुअर्टी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी हमारी, बहुत ही बुरी थी। That's all for today's video. If you like that video, please like, share and subscribe that channel. और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको वीडियो में ऊपर पिन कर दूंगी मैं, वहां मिल जाएगा। थैंक यू।